हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKMP बोर्ड पर स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में हम लोग क्या देख चुके थे, प्रश्नावली 1.1 पढ़ चुके थे। कक्षा 10वीं का गणित पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो 1.1 खत्म हो चुकी थी, अब 1.2 पढ़ना है हमको, प्रश्नावली 1.2। उसके लिए हमको कुछ समझना है। तो इसमें सबसे पहले क्या देखना है हमको कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय समझना है, ये क्या होती है, इसके बारे में जानना है। तो क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, यहाँ पे आपको दो दिख रहा होगा, क्या है, एक तो भाज्य संख्या दिख रही है, अभाज्य संख्या। तो ये क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं भाज्य संख्या? ऐसी संख्या जिसमें भाग चला जाए, जिसके गुणनखंड हो सके, उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। मान लो को क्या क्या होगी, वो 4, 1 होगी नहीं, 2 भी नहीं होगी, 3 भी नहीं होगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणित 2। 5 नहीं होगी, 6 लिख सकते हो आप। 7 नहीं होगी, 8 को लिख सकते हो, क्योंकि 8 को भी क्या लिख सकते हो, 2 गुणित 2 गुणित 2। 6 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणित 3। फिर 8 के बाद 9 हो जाएगी, 9 के बाद 10 लिख सकते हो, ऐसे ही चलती जाएगी। इनको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, प्राइम नंबर। क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर। तो ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड किए जा सके, क्या किए जा सकते, जिनके गुणनखंड किए जा सकते हैं, उन संख्याओं को क्या बोला जाता है, भाज्य संख्या बोला जाता है ना। अब दूसरी टर्म क्या आ रही है आपकी डेफिनेशन में, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, इनको सॉरी प्राइम नंबर नहीं बोलते, इनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। और जो अभाज्य संख्या होती है, इनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ये क्या होती है, 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 5, 5 के बाद क्या लिखोगे, 7, ऐसे चलते। तो प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या वो संख्या होती है, ऐसी संख्या जिसमें खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए। ऐसी संख्या जिसमें अगर अपन भाग दे, मतलब जिसके गुणनखंड तो हो ही नहीं सकते, और उसका भाग देते हम भाग दे किसी संख्या से, तो सिर्फ उसी संख्या से भाग जाएगा और एक से भाग जाएगा। मान लो 2 है, तो 2 में 2 का भाग जाएगा, और एक ऐसी संख्या है जो 1 से सब में भाग चला जाता है ना। 3 को भी देख लो तो 3 का भाग जाएगा, 5 को देख लो, 7 को देख लो। अब 7 के बाद आपको लग रहा होगा 9 होगी, तो 9 प्राइम नंबर नहीं होगी। क्यों, 9 अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 9 में तो भाग चला जाएगा 3 का भी, इसलिए 7 के बाद क्या होगा, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद क्या होगी, 15 नहीं होगी, क्योंकि 15 में क्या भाग चला जाता है 5 का और 3 का, इसलिए 15 भी नहीं होगी। उसके बाद क्या आएगी, 17, फिर 19। ऐसी मतलब ऐसी संख्या जिसमें खुद का भाग जाए और एक का जाए, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या बोला जाता है ना। तो ये दो चीज आपने समझ ली कि प्रत्येक भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। तो इसमें भाज्य संख्या देख लिया आपने, कौन सी होती है, कंपोजिट नंबर। क्या क्या होते हैं, 4, 6, 8, जिसके गुणनखंड किए जा सकते हैं। और अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर, जिसके गुणनखंड तो किए ही नहीं जा सकते, लेकिन उसमें क्या एक कंडीशन रहती है, ऐसी संख्या जिसमें खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए, है ना। अब यहां तक यह हो गया अपना। अब इसमें क्या बोला है कि गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, और तथा यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय। अब इस चीज को मैं समझाता हूं आपको कि क्या बोलना चाह रहा है। ये आपने संख्या देख लिया है, तो आपने ये दोनों देख लिया। अब मैं क्या बता रहा हूँ, ये क्या बोल रही है। आपको सबसे पहले क्या लेना है, एक भाज्य संख्या लेना है ना, और उसके गुणनखंड करना है। क्या बोल रही है, गुणनफल मतलब गुणनखंड करना है, और वो किसके रूप में होंगे, अभाज्य संख्या के रूप में होंगे। तो मैं समझाता हूँ। मान लो आपने एक संख्या ले ली, कौन सी संख्या लेना है आपको, भाज्य संख्या। क्या बोला हमने, प्रत्येक भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या मान लो आपने 15 ले ली, 15 भाज्य, अभी बताया मैंने, कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्या
जिसके गुणनखंड किए जा सके उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो 15 ले लिया, इसके गुणनखंड करे आप लोगों ने तो क्या होंगे, करो, किससे जाएगा, 3, 3 पंजे 15, 5 बार, फिर इसमें 5 में तो 5 से जाएगा तो क्या हो जाएगा ये, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएगा, 15 को क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, 3 गुणित 5 लिख सकते हो ना। एक और संख्या ले लेता हूं मैं यहाँ पे, मान लो आपने क्या ले लिया, 21 ले लिया, इसके गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा, 3 से दिया आपने, 3 7 21, फिर 7 एकम 7, तो 21 को क्या लिख दोगे आप, क्या लिखोगे, 3 गुणित 7। अब वो यही बोल रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के, अभाज्य 3 और 5 क्या है, अभाज्य संख्या है ना, ये 3 और 5, 3 और 7 देखो ये भी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये व्यक्त किया जा सकता है, देख रहे हैं हम लोग, देख चुके हैं यहाँ पे, क्या देख चुके हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पे, मान लो आपने ले लिया 20, है ना, तो 20 को भी आप गुणनखंड करके तोड़ सकते हो। किससे लिखोगे, सबसे पहले गुणनखंड करते टाइप आपको एक चीज का ध्यान रखना है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेना है, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी, तो उससे क्या होगा, क्रम में आएगा। सबसे पहले ले लो, 2 से भाग जा रहा है तो 2 एकम 2, फिर कहाँ से जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा, 2 पंजे 10, फिर 5 एकम 5। अब 20 को क्या लिख सकते हो आप, 2 गुणित 2 गुणित 5। मतलब आप 20 को तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, 2 गुणित 2 गुणित 5। मतलब यही है इसका कि इसको आपने इसके रूप में व्यक्त कर लिया, है ना। अब एक चीज और बोली है उन्होंने, तथा यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। ये इसका मतलब ये है कि आपको इसमें ध्यान नहीं देखना है कि 15 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 गुणित 3 भी लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, और 3 गुणित 5 भी लिख सकते हो, और इसको 21 को क्या लिख दोगे, 7 गुणित 3 भी लिख सकते हो, 3 गुणित 7 भी लिख सकते हो, और 20 को क्या लिखोगे, 5 पहले लिख दो, फिर 2 लिख दो, फिर 2 लिख दो, ऐसा लिख सकते हो ना। तो ये क्रम को ध्यान में नहीं रखना है, क्रम के बिना कुछ भी हो सकता है, लेकिन होंगे एक ही नंबर। ऐसा नहीं है कि यहाँ 5 आ गया तो 5 के बाद और कुछ 6 भी आ रहा होगा, 3 भी आ रहा होगा, ऐसा नहीं, तीन ही, ये तीनों ही अंक इसमें आएंगे, ये दोनों इसी में आएंगे, क्रम कुछ भी हो सकता है लेकिन आएंगे सेम ही। तो क्रम के बिना होगा लेकिन सेम चीज आएगी, यही बोलना चाह रहा है वो, है ना। ये इतना ही है। आप इसकी परिभाषा ये हो गई। अब अपन HCF और LCM देख लेते हैं ना। हम लोगों ने प्रमेय देख चुके हैं हम। अब वो प्रमेय देखिए, उसका क्या उपयोग है, किस लिए पढ़ रहे हैं हम, वो चीज देखना है अपने को। तो उसमें हमने क्या सीखा, गुणनखंड निकालना सीखा है कि कोई सी भाज्य संख्या हो उसको अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड होते हैं, ये सब चीज सीखा। अब मान लो आपको HCF उसका किस में उपयोग करना है, तो आप क्या करना है, उसका उपयोग होगा HCF और LCM निकालने में। किसी भी दो संख्या के HCF और LCM निकालने में होगा। तो मैं आपको ये निकालना सिखा रहा हूँ किस तरह निकालते हैं, और पूरी एक्सरसाइज में ये दे रखा है कि आप किसी भी, तो और LCM और HCF में एक ध्यान रखना कि ये सिर्फ दो संख्या के निकलते हैं, दो से ज्यादा के भी निकल सकते हैं। लेकिन ये मान लो आपको किसी ने एक संख्या दी और पूछा कि इसका LCM क्या होगा, HCF क्या होगा, तो वो नहीं निकलेगा, है ना। HCF को क्या बोलते हैं हिंदी में, महत्तम समावर्तक, और LCM को लघुत्तम समावर्तक। वो डेफिनेशन में बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसको निकालना सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद डेफिनेशन बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 30 है तो गुणनखंड करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमने क्या देखा, गुणनखंड करना। तो 30 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये करते हैं। सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है, छोटी संख्या से भाग देके देखना है। क्या करना है, छोटी संख्या से। 2 से दिया, कितनी बार जाएगा, 15 बार। फिर 2 से नहीं जाएगा, इसमें 2 से जाएगा 15 में, 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, फिर 5 एकम 5। मतलब आप 30 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणित 3 गुणित 5, है ना। अब 36 को देखते हो,
36 को किससे दोगे? 2 से दे दो, 2 एकम 2, फिर 1 इधर चला जाएगा, 2 अठी 16, फिर 2 से 2 दूनम 18, फिर 3 से दोगे 3 तिया 9, फिर 3 से दोगे 3 एकम 3, ये गुणनखंड कर लिए। इसको क्या लिखोगे 36 को? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, है ना। अब आपको इन दोनों संख्या के एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले क्या निकालोगे आप? एचसीएफ निकालोगे। एचसीएफ कैसे निकालोगे? सिंपल है। एचसीएफ में क्या देखना है आपको? दोनों संख्याओं में एचसीएफ, इसको क्या बोलते हैं? मैं लिखवा देता हूं पहले हिंदी में क्या बोलते हैं। महत्तम समावर्तक, और इस साइड ले लेता हूं मैं एलसीएम। इसको क्या बोलते हैं? लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक। अभी दोनों निकालना सिखा रहा हूं मैं, ध्यान से देख। अभी 30 को, इसको दोनों यहां लिख लेता हूं मैं। 30 को क्या लिखा है हम लोगों ने? 2 गुणित 3 गुणित 5, और 36 क्या है? क्या है 36 को कैसे लिखोगे? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। तो इसको और क्या लिख सकते हो आप? 2 का स्क्वायर गुणित 3 का स्क्वायर, है ना। तो आपको सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालोगे? एचसीएफ क्या होता है? सिंपल, आपको एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है? जो दोनों संख्याओं में जो कॉमन हो, इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है, 2, 3 दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है। लेकिन एक ध्यान रखना कि जो सबसे छोटी घात हो जिसकी, वो लेना है। इसमें सबसे छोटी घात क्या है? इसकी 1 है, इसकी भी 1 है, एक घात है ना इन दोनों की। और इसमें इसको क्या लिखा हमने? इसकी घात 2 है, इसकी घात भी 2 है। तो एचसीएफ पे ध्यान रखना है, जो छोटी घात होती है ना, उन संख्याओं को लिया जाता है, और हमेशा एक ही बार लिया जाता है। ऐसा नहीं कि इसमें से भी ले लिया, इसमें से भी ले लिया, ऐसा नहीं होगा। तो इन दोनों में सबसे कॉमन क्या दिख रहा है? 2 और 3 दिख रहा है। तो आपको ये तो ध्यान में आ गया कि 2 और 3 को लेना है। लेकिन सबसे क्या लेना है कि जिसकी छोटी घात हो वो लेना है। तो इसमें से 2 ले लेंगे, 2 की पावर 1, और यहाँ पे 3 ले लेंगे, क्योंकि 3 इसमें भी है, तो 3 की पावर 2 है, तो 2 वाली नहीं लेंगे, 1 पावर होगी वो लेंगे, है ना। इसको क्या लिख देंगे? 2 गुणित 3 टोटल एचसीएफ। तो एचसीएफ आपका क्या आ गया? दोनों संख्या को एचसीएफ को लिखने का तरीका क्या है? एचसीएफ 30, 36 बराबर 6, इस तरह लिखा जाता है इसको। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या आ गया? 6। आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी घात कम हो, दोनों संख्याओं में जिसकी घात कम हो उसको लेना है। इन दोनों में इसमें 2 की घात 2 है, इसमें 2 की घात 1 है, तो आप 2 की घात 1 वाला लोगे। इसमें 3 की घात 1 है, इसमें 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 1 वाला लोगे। जिसकी घात कम हो एचसीएफ में वो संख्या ली जाती है। दोनों में से जिसकी घात कम हो वो संख्या ली जाती है। अब एलसीएम देखते हैं, एलसीएम में क्या होता है। तो एलसीएम को लिए हम लिख देते हैं वापस। 30 को क्या लिखोगे? 2 गुणित 3 गुणित 5, और 36 को क्या लिखोगे? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, और इसको क्या लिख दोगे? 2 की पावर 2 गुणित 3 की पावर 2। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा आपकी? सिंपल है। इसमें घात कम देख रहे थे हम, इसमें घात ज्यादा देखेंगे। और इसमें एक बात का और ध्यान रखना है, इसमें सभी संख्याओं को लिया जाता है एलसीएम में, और एचसीएफ में क्या लिया जाता है? जो चीज 2 बार मतलब कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ हो, उस चीज को लिया जाता है। और एलसीएम में सबको लिया जाता है, किसी को छोड़ा नहीं जाता है ना। तो अब 2 ले लो। 2 आपको सबसे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन 2 कौन सा लेंगे? इसमें घात ज्यादा हो, तो 2 की पावर 2 ले लिया। फिर उसके बाद 3 पे गए, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो लेना पड़ेगा 3। लेकिन 3 कौन सा लेंगे? जिसकी ज्यादा घात होगी वो ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या है? 5।
तो 5 दोनों में नहीं है, 5 दोनों में नहीं है, लेकिन लेना पड़ेगा अपने को। तो 5 ले लिया, क्योंकि 5 दोनों की इसमें पावर क्या है, इसमें भी 1 है और इसमें मान लो आप इसमें लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ना, 5 की पावर 0। तो घात किसमें बड़ी है, 5 की घात किसमें ज्यादा है, इसमें है ना। 5 की घात 1 है इसमें और इसमें 0 है, इसलिए ये वाला लेंगे जिसमें घात ज्यादा होती है वो लिया जाता है एलसीएम में, और जिसमें घात कम होती है वो लिया जाता है काय में, एचसीएफ में। इसका क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो पूरा एलसीएम 4 गुणित 9 गुणित 5, इसको लिख दो आप, क्या लिख दोगे, 9 चौके 36 गुणित 5, इसका गुना करोगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम, क्या हो जाएगा, 6 पंजे 30 की 0 का 3, 5 3 15 और 3 18, तो ये इसका आ गया एलसीएम। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एचसीएफ में तो क्या करना है आपको कि जो कॉमन हो वही चीज लेना है, और इसमें भी क्या जो कम कम घात वाली हो, जिसकी घात कम हो वो वाली संख्या लेना है, और एलसीएम में क्या करना है जो कॉमन हो वो तो लेना है, और जो कॉमन नहीं हो जैसे कि 5 इसमें नहीं है लेकिन 5 को लेना पड़ेगा आपको, और जिसमें ज्यादा घात तो वो लेना है, जिसकी घात ज्यादा हो वो लेना, वो एलसीएम होगा, है ना। ये आपने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख लिया है ना। ये 5 की पावर 0 का मैंने बताना भूल गया था, तो इसका क्या होता है, किसी की भी पावर अगर 0 हो, मान लो 5 की पावर 0 हो, 2 की पावर 0, पावर मतलब घात, किसी की भी घात अगर 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है। क्या होता है उसका मतलब 1 होता है। तो यहाँ पे भी क्या है, 1 तो है ना, यहाँ पे इसके सबके गुना में क्या रहता है, कोई भी संख्या मान लो ये दे रखी है तो इसके गुना में 1 तो रहता ही है हमेशा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 की पावर 0 लिख दिया, और यहाँ पे दोनों में जिसकी पावर, किसकी ज्यादा पावर है यहाँ पे, इसकी है, तो ज्यादा पावर वाला ले लिया, है ना। बस यही देखना। अब अपन प्रश्नावली पे जाते हैं, प्रश्नावली देखेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं हम लोग, प्रश्नावली 1.2 का। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखो। जो हमने पहले करी थी ना, वो अभी एक प्रमेय देखी थी, बस वही करना है। इसमें क्या करना है, इनके गुणनखंड करना है और उसके रूप में लिखना है क्या क्या गुणनखंड है। तो सबसे पहले लेते हैं हम 140, इसके गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से करना है। तो सबसे पहले 2 से देखेंगे, तो 2 सती 14, 0 को ऐसे ही लिख दिया। फिर 2 से देंगे तो 2 तिया 6, 1 बचा, 1 इधर जाएगा, 2 पंजे 10। अब 35 आ गया, 35 में 2 से जाएगा नहीं, 3 से देखो, 3 से जा रहा है क्या, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा, 5 से चला जाएगा ना, भाग 5 सते 35, फिर 7 से जाएगा, 7 एकम 7, खत्म हो गया। अब 140 को क्या लिख दोगे आप, 140 के गुणनखंड ऐसे लिख सकते हो, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, ये आपका आंसर होगा। 156 को देखते हैं, यहीं पे देख लो। सबसे पहले 2 से देंगे, 2 सती 14, 1 बचा, 1 इधर जाएगा तो 16 हो जाएगा, फिर 2 अठी 16, 2 सती 14, फिर 1 बचा, 1 यहाँ पे चला गया तो ये 16 हो गया, फिर 2 अठी 16, फिर 2 से देंगे, 2 तिया 6, इसमें 1 बचा, फिर 2 नम 18, फिर क्या है, अब इसमें 3 से चला जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब 13 क्या है, 13 में तो किसी से भाग ही नहीं जाता, 13 से ही जाएगा, तो 13 एकम 13। फिर इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे 156 के, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13, है ना, ये हो गया। इसको देख लेते हैं, 3 8 2 5, 3825। सबसे पहले 2 से देखेंगे, तो 2 से जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा है, इसलिए 2 से नहीं जाएगा। फिर क्या, 3 से देके देखते हैं, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 सते 21, मतलब 3 से चला जाएगा। ये देख लिया हमने करके। ऐसे आपको नहीं भी आ रहा हो तो पहले करके देख लो,
फिर नहीं कट रहा है तो फिर इसको साइड में करके देख लो एक बार कि किससे जा रहा है, फिर उसके बाद करो, है ना। मैंने 3 से करा, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 6 हो गए, 2 बचे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 22, 3 सत्ते 21, फिर 1 बचा, 3 पंजे 15, फिर 3 से देंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15, फिर किससे देंगे 5 से देंगे। अब किससे देंगे 5 से, क्योंकि 3 से जाएगा नहीं, अब इसमें 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से देंगे, 15 40, फिर कितना बचेगा 2 पच्चम 25। अब इसमें काय से देंगे, इसमें वापस से 5 से दे देंगे, 5 से देंगे ना, कितनी बार चला जाएगा 5 एकम 5, फिर कितना बचा 5 एकम 5, 3 बचा, 3 5 सत्ते 35, फिर अब 17 तो किसी से जाएगा नहीं, इसलिए 17 से देंगे, तो 17 एकम 17। अब इसको क्या लिखोगे 3825 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17, ये हो गए इनके गुणनखंड। ऐसे ही करना है आपको सिंपल। अब 2 क्वेश्चन और बचे, वो और कर लेते हैं हम इसके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 4th क्वेश्चन क्या है, 5005 के गुणनखंड करना है, तो इसको लिखो 5005, कैसे देंगे इसको 5 से देते हैं, 3 से जाएगा नहीं, 2 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, सबसे पहले 5 से देते हैं, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब कैसे देंगे, अब बताओ क्या करें। अब देखना है आपको, 2 से भी नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा ना, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, 3 तिया 9, तो 3 चौके 12 होता है, 12 है नहीं, 3 से भी नहीं जा रहा है, 4 से भी नहीं जाएगा क्योंकि सम संख्या नहीं है, विषम है, 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 नहीं है, 5 से जाने के लिए 0 और 5 चाहिए, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से देखो, 6 से भी नहीं जाएगा, 6 एकम 6, फिर 4 बचे, 6 चौक 24, 6 25 नहीं जाएगा, फिर क्या 7 से देखते, 7 एकम 7, कितना बचेगा 10 में 7 गए 3, फिर 30, 7 3 21, 7 चौक 28, फिर 7 3 21, 7 से चला जाएगा, इसमें कैसे जाएगा 7 एकम 7, है ना, 7 एकम 7, फिर 3 बचा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, फिर कितना बचा अपने पास 28 के बाद कितना बचा 2, फिर 7 3 21, चला गया, है ना 7 से। अब कैसे जाएगा, अब कैसे जाएगा 3 से जाएगा कि नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, अब कैसे जाएगा 11 से देख लो, 11 से चला जाएगा, 11 एकम 11, फिर कितना बचा 3 बचा, 14 में से 11 गया तो 3 बचा, फिर 3 हो जाएगा 33 हो जाएगा, 11 तिया 33। अब 13 का तो तुमको पता ही है, 13 का तो 13 से जाएगा, 13 एकम 13, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे 5000, 5 को क्या लिखोगे 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। अब इसको कर, ये बड़ा है थोड़ा, तो आपको दिक्कत हो रही होगी, तो सिंपल आपको करके देखना है पहले, 1 से 2 से 3 से 4 से। अब यहाँ पे 5 दिख रहा था आपको, तो सिंपल आपको लग रहा होगा 5 से चला जाएगा, अब इसमें 2 भी 3 से भी नहीं जाएगा, 7 से करके देखा, 7 से करके देखा हम लोगों ने, तो 7 से हो गया, फिर यहाँ पे देखा कि 11 से चला जाएगा, 11 एकम 11, फिर 3 बच जाएगा, 11 तिया 33, फिर यहाँ पे 13 से चला जाएगा। ऐसे ही करना है आपको, घबराना नहीं है, नहीं तो आप यहीं से आके छोड़ दो, सर बन ही नहीं रहा है हमसे, तो हो ही नहीं रहा है। ऐसा करते जाओगे तो आंसर जरूर आएगा क्वेश्चन का, है ना। इसी प्रकार इसको देखते हैं 5वें को, क्या दे रखा है 7429, इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब इसमें भी ऐसे ही करते जाओगे देखोगे आप 2 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 2 के लिए सम संख्या चाहिए, तो 2 से तो जाएगा नहीं। 3 से देखते हैं हम लोग, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 1 बचा, 3 चौके 12, फिर 2 बचा, 3 7 21, फिर 1 बचा, तो 19 हो रहा, 3 18 होता है, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी, ऐसे ही देते जाएंगे तो आप अपने को मैंने, अब देखोगे तो 17 से चला जाएगा, इसमें कैसे जाएगा 17 से। देखना है आपको किससे जाएगा, 17 से जाएगा, 17 से कितनी बार जाएगा, तो 17 से 17 चौके जाएगा, 17 चौके 68, है ना। फिर उसके बाद क्या बचेगा अपना
बच जाएगा अपने उसमें जाएंगे तो 5 बचेगा तो 17 तिरी 51, है ना। फिर 51 के बाद कितना बचा, 11 बचा, फिर क्या हो जाएगा 119, फिर 17 सती 119 हो गया। फिर ये इसको आपको समझ में नहीं आ रहा हो कैसे करा, तो आप पहले क्या करो 17 का 4 में गुना करो, कितना हो रहा है 7 चौक 28, 2 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 4 एकम 4 और कितना हो जाएगा 2 6 68, 68 आ गया। फिर इसमें क्या अपने को 68 में घटाना है तो कितना 74 में से 68 घटा दिए तो कितना बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 ही बचेगा। फिर क्या हो गया ये 62 हो गया। अब क्या देखना है अपने 17 तिरी 51 होता है, 17 तिरी 51 कितना बचेगा यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, 17 तिरी 51 फिर क्या बचा 11, तो 11 किसके आगे आ जाएगा 9 के आगे तो 119। अब 17 सती 119 हो जाता है, तो ये ऐसा आ जाएगा। इसी प्रकार अब इसमें और देंगे तो अब 3 से भी नहीं जा रहा, 2 से भी नहीं जा रहा, तो इसमें 19 से जाएगा। किससे जाएगा 19 से जाएगा। 19 से कितनी बार जाएगा इसमें 23 बार जाएगा 19 से, है ना। ये भी आपको करके देखना है इसी प्रकार जो मैंने करवाया है ना, इसी प्रकार आप करके देखोगे। पहले 2 से गुना करना 19 का, 19 दूनी 38, फिर 38 को घटाना, फिर जो आएगा उसमें से इसको भाग दोगे तो 3 बार चला जाएगा। अब 23 संख्या ऐसी आई है कि उसमें किसी का भी भाग नहीं जाता है। 23 क्या है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मैंने पढ़ाई थी ना, ऐसी संख्या जिसमें खुद का भाग जाए और 1 का जाए, तो 23 भी एक अभाज्य संख्या है। इसको प्राइम नंबर बोलते हैं इंग्लिश में ना, तो ये अभाज्य संख्या है, इसलिए 23 का 23 में ही भाग जाएगा। 23 से कम 23, तो 7429 को क्या लिखोगे आप 17 गुणित 19 गुणित 23। तो ये आपको एक बार करके देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि आप छोड़ दोगे स्टार्टिंग में, अगर नहीं आ रहा है पहले करो उसको, थोड़ा परेशान होना पड़ेगा उसके लिए, गुना भाग करके देखना पड़ेगा आपको, है ना। ये करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और अपन पहले क्वेश्चन के 5 भाग हो चुके हैं, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ना। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, जो मैं बता चुका हूं आपको, और ये प्रूव करना है, जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणित एलसीएम होता है। मतलब ये दो संख्या है, ये दो संख्या है 26 और 19, इनका गुना करो और जो एचसीएफ आया और जो एलसीएम आया उनका गुना करो तो दोनों बराबर हो, ये सिद्ध करना है अपने को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनके गुणनखंड करके देखना पड़ेगा। करते हैं सबसे पहले 26 का, 26 से गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6। फिर 13 क्या है, 13 अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 का 13 में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 26 को क्या लिख सकते हो आप 2 गुणित 13। अब इनके अन्य ले लो, इसमें किसका जाएगा किससे जाओगे 7 से दे दो, 7 एकम 7 और कितने बचेंगे 2, 7 तिरी 21, फिर 13 एकम 13, तो इसको क्या लिख दोगे 91 को 7 गुणित 13। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ले लो पहले, सबसे पहले निकालोगे आप एचसीएफ। क्या होता है एचसीएफ, जो सबसे दोनों में जो कॉमन हो और उसकी सबसे कम घात हो, दोनों में जो कॉमन हो और सबसे कम घात हो। इसकी घात क्या है 1, इसकी घात क्या है 1, दोनों में एक एक घात है और दोनों में कॉमन क्या है 13, इसलिए क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ 13। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है सबसे ज्यादा घात वाले लेते हैं, लेकिन क्या है 2 है, 2 इसमें नहीं है ना इसमें, लेकिन इसमें एलसीएम में सब संख्या लेते हैं, कॉमन चीज वाले नहीं लेते हैं। और एचसीएफ में कॉमन लेते हैं और जिसकी सबसे कम घात होती है। और एलसीएम में क्या लेते हैं, कॉमन नहीं लेते, सब संख्या लेते हैं और जिसकी सबसे ज्यादा घात हो वो लेते हैं। मान लो इसमें 2 बार होता तो 2 बार लेते, लेकिन इसमें 1 बार है तो 2 ले लिया। फिर 13 दोनों में एक एक बार है इसलिए 1 बार ही ले लिया। अगर यहाँ पे 2 बार होता, मान लो 13 की घात 2 होती तो 2 ले लेते, है ना। यहाँ पे 1 बार है तो 1 बार ले लिए, फिर ये हो गया खत्म। फिर 7 पे आते हैं, 7 आ गया, फिर 13 तो ले लिया हमने, वापस से थोड़ी लेंगे, ये हो गया। तो यह हो गया अपना एलसीएम
HCF 13 और ये हो जाएगा LCM। इसको और लिख दो, कितने हो जाएंगे? 13 13 दूनी 26 गुणित 7। तो क्या लिख दोगे इसको आप? 7×42 कितना बचा? 4। 7 दूनी 14 और 4 18, है ना। अब अपने को ये सिद्ध करना है, ये लिख देते हैं, जांच करना है इतनी आपको। क्या जांच करना है? कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF इंटू LCM। तो दो संख्या क्या दे रखी थी हम लोगों को? 26 और 19। इन दोनों का गुना करें। 26 गुणित 91 है, 19 नहीं है, क्या है? 91। इन दोनों का गुना करें तो किसके बराबर आए? LCM इंटू HCF, HCF इंटू LCM। HCF क्या है अपना? 13 और LCM क्या है? 182। तो आपको इन दोनों का गुना करना है, इन दोनों का गुना करना है। तो इन दोनों का गुना करने पे क्या आ रहा है वो देखना है आपको। तो गुना करके देख लो आप, गुना कर लो। यहाँ पे मैं गुना करके, इसका गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2366। और इसका भी क्या आ जाएगा? 2366। तो ये अपनी जांच हो गई। यहाँ पे हो गया ना, ये सेम हो गया, दोनों जांच हो गई हम लोगों की। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इसका समापन यहीं पे हो गया है। तो आपको अगर पसंद आया तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कृपा करें इसको। आप शेयर करो, जो भी चाहते हैं पढ़ना उसको शेयर करो और सब्सक्राइब करवाइए। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।